हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के हमारे इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 3 पार्ट 3 में, जहां पे हम समझेंगे प्राइमरी मार्केट के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? जनरली प्रोस्पेक्टस एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है, जहां पे प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जहां ये बुकलेट इशू करने वाली जो कंपनी होती है, कोई भी इशूअर होते हैं, वो अपने बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल टर्म्स में प्रोस्पेक्टस एक तरह की लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो कंपनी के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करती है। जनरली क्या होता है, कभी भी अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस पोटेंशियल बायर्स को इशू करने के पहले ये प्रोस्पेक्टस कंपनी को सेबी के पास फाइल करना पड़ता है। अगर सेबी अपने तरफ से अप्रूवल दे देती है, उसके बाद ही ये प्रोस्पेक्टस आगे जाके आम जनता को, जनरल पब्लिक को इशू होता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती है, स्पेसिफिकली कि कंपनी का एक्चुअल नाम क्या है, कंपनी की एड्रेस क्या है, कंपनी के मेन ऑपरेशंस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या है, या कितने तरह की रिस्क है कंपनी में, एंड इशूअर जो सिक्योरिटी ला रही है वो किस तरह की सिक्योरिटी है, क्या वो एक इक्विटी सिक्योरिटी है, क्या वो डेट है, क्या या वो बॉन्ड है। ये सब बेसिक चीजें जो है प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी 8 चीजें हैं जिसे हमें एक प्रोस्पेक्टस में देखना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे प्राइमरी चीज जो प्रोस्पेक्टस में देखनी चाहिए कि वो ये है कि इशूअर जो सिक्योरिटी मार्केट में ला रहे हैं उनका एक्चुअल बिजनेस क्या है, और साथ ही साथ उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं, जब भी टाटा मोटर्स सपोज फर्स्ट टाइम इशू हो रही है मार्केट में, तो हमें ये देखना है कि टाटा मोटर्स जो है वो एक्चुअली काम क्या करती है। तो जब आप देखोगे प्रोस्पेक्टस में तो पता चलेगा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। सेकंड होता है, अब आपको ये चेक करना होता है कि चलो अगर एक कंपनी है टाटा मोटर्स, अगर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आ रही है, तो उनके साथ साथ ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में और उनका कितना मार्केट कैपिटल है। टाटा मोटर्स के साथ दूसरे एग्जाम्पल जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है वो हो जाते हैं अशोक लेलैंड और फोर्स मोटर्स। तो बिजनेस के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स को जानना भी बहुत जरूरी है। थर्ड प्रोस्पेक्टस में जो देखना चाहिए वो होता है रिस्क। आपको ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी रिस्क है जिससे कंपनीज जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आपके पास कुछ ऐसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस आते हैं जिसके बिजनेस को आप नहीं समझ सकते हैं और उनमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, अगर आप वो नहीं समझ पाते हैं प्रॉपरली, तो काइंडली उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करें। चौथी चीज जो है जो हमें प्रोस्पेक्टस में देखनी चाहिए वो है फाइनेंशियल्स। जनरली हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी की जो एक्चुअल कोर बिजनेस है, पॉइंट ए में जो हम लोग ने बिजनेस की बात की थी, कंपनी के जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, या अभी इशू अभी लिस्ट होने के पहले वो कितने साल तक परफॉर्म कर रही थी, या कितने साल में उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स उन्होंने कितना परफॉर्म किया है और कैसे कैसे परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल्स में बेसिकली आपको कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखनी है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद उनके नेट प्रॉफिट क्या बच रहे हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स या 5 इयर्स वो उनके प्रॉफिट की या ऑपरेशंस की या सेल्स की कितनी ग्रोथ हुई है। ये बेसिकली वो चीजें होती है जो आपको फाइनेंशियल्स में चेक करनी है। फिफ्थ चीज जो आपको देखनी है प्रोस्पेक्टस में वो है वैल्यूएशन। कंपनी जब लिस्ट हो रही है उस टाइम पे कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, जहां पे वो स्टैंड कर रही है, और साथ साथ उनके कॉम्पिटिटर्स जो है उनकी क्या वैल्यूएशन है, और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके पास ऐसा क्या एक स्पेशल
उनके पास एक ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आगे जाके फ्यूचर में उनको अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग करेंगी या एक कॉम्पिटिटिव एज देंगी। वैल्यूएशन में कंपनी की पीई रेशियो, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको एक प्रोस्पेक्टस में देखनी चाहिए वो ये है मैनेजमेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट की ये है कि जो लोग डे टू डे कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी को जहां वो आज पहुंची है वहां तक, जो कंपनी जिन्होंने ये इन कंपनी को आज एक पोजीशन में लाया है, वहां की मैनेजमेंट जो है कितनी एफिशिएंट है। सेकेंडली आपको ये देखना है कि जो भी मैनेजमेंट पोजीशन में है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या स्पेसिफिकेशंस है। इससे ये आइडिया लगता है कि क्या वो कंपनी को बेहतर तरह से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल या एफिशिएंट है कि नहीं। सेवेंथ पॉइंट जो है जो हमें प्रोस्पेक्टस में देखना चाहिए वो है डिटेल्स। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के बारे में फर्स्ट डिटेल्स हो गई कि वो बिजनेस कौन सी बिजनेस कर रही है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है, रिस्क क्या है, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, उनके मैनेजमेंट, उनको कौन फंड कर रहा है, ये सभी तरह की डिटेल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी की जो बेसिकली सेल है वो उनके मेन काम से हो रही है, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट से हो रही है, ये सभी तरह की डिटेल्स आपको आपको समझना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी न्यू कंपनी। और लास्ट चीज जो हमें देखनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस में वो है वो किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। अगर आपको ये पता रहेगा कि कंपनी किस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रही है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो पर्टिकुलर, ऐसी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है। और अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपकी कंपनी है और या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी को भी इफेक्ट होगा। एंड सेकेंड चीज ये देखनी है, अगर सपोज आप एक ऐसा स्टॉक होल्ड करके रखे हैं, मैं एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी की बात कर रही हूँ, सपोज आप टाटा मोटर स्टॉक होल्ड करके रखे हैं और आप देख रहे हो कि अभी जब निफ्टी रेंज बाउंड है या अप ट्रेंड भी दे रही है, तो टाटा मोटर स्टॉक्स जो है वो अपनी उसी लेवल पे 300 टू 400 या 350 टू 450 के रेंज में घूम रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी और उसके अलावा बाकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट टाटा मोटर्स ही है जो रेंज में ही घूम रही है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है बट आपकी ही कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, उसी रेंज में है या नीचे फॉल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कंपनी ले आपने जो कंपनी ली है वो उतनी एफिशिएंट नहीं है काम करने में। हु प्रिपेयर्स प्रोस्पेक्टस? जनरली कंपनी जब भी अपने न्यू इश्यू को लेके आती है तब उन्हें एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, और जनरल पब्लिक को इश्यू करने के पहले सेबी को अपना प्रोस्पेक्टस जो है सबमिट करना पड़ता है। तो सेबी को सबमिट करने के लिए कंपनीज जो है, कोई भी इशुइंग कंपनी जो है वो क्या करती है, मर्चेंट बैंकर्स या लीड बैंकर्स को अपॉइंट करती है जो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं और सेबी के अप्रूवल के लिए उन्हें सबमिट कर देते हैं। व्हाट डज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स? जनरली ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि कोई इशुइंग कंपनी एक ऑफर ला रही है जनरल पब्लिक के लिए। अगर ये ऑफर जनरल पब्लिक के लिए है या ऑफर फॉर सेल है, तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और अगर ये ऑफर डॉक्यूमेंट्स कोई राइट इशू के लिए है तब हम उसे लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। जनरली ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल की जाती है बिफोर इशूइंग इट टू द जनरल पब्लिक। उसके बाद सेकेंड टर्म आता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। इसके ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी पहले अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक ड्राफ्ट, एक रफ डॉक्यूमेंट बनाएंगी
जहां पे वो सब अपनी डिटेल स्पेसिफाई करेंगी और वो सेबी को फाइल कर देंगी। सेबी का अप्रूवल मिलने के बाद उसके बाद वो एक फाइनल कॉपी बनाएगी जो फर्दर पब्लिक को इश्यू होगी। ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट की जो ड्राफ्ट कॉपी होती है वो सेबी के पास 30 डेज प्रेयर सबमिट की जाती है बिफोर सबमिटिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फाइनल प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसी तरह की प्रोस्पेक्टस है, एक ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट है जहां इशूइंग कंपनी अपने सिक्योरिटी के बारे में कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं करती हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने बेसिक डिटेल्स जो है वो मेंशन करती हैं डॉक्यूमेंट में, बट जो सिक्योरिटी वो इशू करना चाहती हैं पब्लिक को या कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू करना चाहती है, इनकी डिटेल्स जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं होती है। व्हाट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? जनरली ये मेन प्रोस्पेक्टस की एक समराइज्ड प्रोस्पेक्टस होती है। इससे क्या होता है, कंपनी की जो बेसिक फीचर्स होती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं, वो जनरली अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में लिस्ट की जाती है या मेंशन की जाती है उन लोगों के लिए जो डिटेल्ड वर्जन नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई भी कंपनी के। जनरली कंपनीज जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं या अपने आप को लिस्ट करवाती हैं, उसके साथ साथ ये एब्रिज प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक को इशू किया जाता है। हु प्रिपेयर्स द प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट? जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले स्लाइड में भी समझा था, पब्लिक कंपनी जब भी कोई इशू लाती है तो ये प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी मर्चेंट बैंकर या लीड बैंकर्स की होती है। ये ये मर्चेंट बैंकर्स या लीड बैंकर्स, इनके पास सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सभी तरह के काम करते हैं जब तक कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी तरह की प्रोजेक्ट की अगर वैल्यूएशन निकालनी हो या प्रोजेक्ट के बारे में कॉस्ट डिटरमाइन करना हो या प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करना हो, तो ये सभी तरह के काम जो है मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सभी तरह के काम जो है, जो कंपनी को पब्लिक लाने के पहले जो भी काम होते हैं वो जनरली मर्चेंट बैंकर्स करते हैं और प्रोस्पेक्टस को भी सेबी के अप्रूवल के लिए मर्चेंट बैंकर्स ही भेजते हैं। व्हाट डज वन मीन बाय लॉक इन? लॉक इन का मतलब होता है फ्रीज ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है, एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी ने एक लॉक इन रिक्वायरमेंट मेंशन किया है ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्रमोटर्स। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई कंपनी अगर फर्स्ट इशू लाती है प्राइमरी मार्केट में अपने आप को लिस्ट, सेकेंडरी मार्केट में अगर अपने आप को फर्स्ट टाइम लिस्ट करती है, तो सेबी जो है उन कंपनी के प्रमोटर्स पर एक लॉक इन लगा देते हैं कि इतने पीरियड तक जो कंपनी के एक्चुअल प्रमोटर्स है, जो फर्स्ट होल्डर्स है, जो मेन होल्डर्स है, वो अपने सिक्योरिटी या वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं। लॉक इन के साथ साथ सेबी का ये भी रिक्वायरमेंट होते हैं कि कंपनी लिस्ट होने के बाद भी प्रमोटर्स को कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है वो होल्ड करने पड़ेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि लिस्ट होने के साथ रिटेलर्स जो है कम दाम देख के आईपीओ में बाई कर ले और प्रमोटर्स जो है अपना सब होल्डिंग्स जो है सेल करके अपनी पोजीशन जीरो कर ले। ऐसा कोई इस तरह का कोई भी इलीगल काम या इनअप्रोप्रिएट काम, इनअप्रोप्रिएट चीजें रिटेलर्स के साथ ना हो, इसीलिए सेबी जो है वो प्रमोटर्स के होल्डिंग पे लॉक इन लगाती है। व्हाट इज मेंट बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज? जनरली लिस्टिंग का मतलब होता है कंपनी फर्स्ट टाइम अपने आप को सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट कर रही है थ्रू अ फॉर्मल अग्रीमेंट। जनरली कंपनीज का एक मेन ऑब्जेक्टिव, लिस्टिंग के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई तो वो बेटर लिक्विडिटी उनको मिलेगी, बेहतर तरह से बायर्स एंड सेलर्स के बीच में सिक्योरिटीज जो है ट्रेड हो सकती है
और उनके सिक्योरिटीज जो है बेटर वे में मार्केटेबल हो पाएंगे। एंड लिस्टिंग के साथ साथ इन दो इंपॉर्टेंट चीज के अलावा एक और चीज है, दैट इज इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि एक बार कोई भी स्टॉक लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के कंट्रोल में होंगी। कोई भी तरह के इन इरेगुलर या अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कभी भी होती है अगर या सेबी के नजर में आती है, इमीडिएटली उस स्टॉक में वो स्टॉक जो है वो बैन पीरियड में चला जाता है, या उसमें उसके ट्रेडिंग में होल्ड किया जाता है ताकि अननेसेसरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज ना हो। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकती है। लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है स्टॉक एक्सचेंज में इफेक्टिवली ट्रेड हो सकती है। व्हाट इज मेंट बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज? जनरली एक कंपनी होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंपनी होती है जो कि अनलिस्टेड है, वो कुछ प्रमोटर्स और आसपास के लोग, कुछ ही शेयर होल्डर्स के साथ ही वो ट्रेड करती है, और मार्केट में ज्यादा लोग उस कंपनी को नहीं जानते हैं या वो क्या काम करती है, बाकी लोग उसे नहीं जानते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कुछ इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है और उन्हें ये बताती है कि उनकी कंपनी क्या काम कर रही है और आगे का उनका क्या प्रोस्पेक्टस है, और ऐसे करके वो इन्वेस्टर्स जो है वो गैदर करती है। इस टाइप की डीलिंग को हम इस टाइप की डीलिंग जो है बेसिकली प्राइमरी मार्केट में होती है। अब क्या होता है, इसका थोड़ा एक्सपैंडेड वर्जन सेकेंडरी मार्केट में होता है कि अब ये कंपनी जो है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाके पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है, और उसके बाद जो है कंपनीज पहले अनलिस्टेड होती हैं और अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है। उसके बाद क्या होते हैं कि कोई भी तरह के रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी को अगर सर्च करती हैं या उनके कंपनी के शेयर्स अगर खरीदना चाहती है, तो वो एफिशिएंटली स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली वो परचेज कर सकती है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक सर्च का लोगो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो है अगर वो अपने स्क्रीन पे सर्च करेंगे कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या कोई नई कंपनी जो लिस्ट हुई है, तो उनको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिटेल्स जो है अपनी स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। इस तरह की डीलिंग्स को जो स्क्रीन बेस्ड होती है वो उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जहां पे सभी तरह के इन्वेस्टर्स या सभी तरह के प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो हैं वो इजीली स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी तरह की लॉक इन नहीं होती है। कभी भी कोई इशुइंग कंपनी अगर फर्स्ट टाइम अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है, तो उनको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है या फॉर्मल अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जहां पे उनको ये स्टॉक एक्सचेंज को वादा करना पड़ता है या ये अश्योरेंस देना पड़ता है कि जब से वो लिस्ट होंगे, जहां पे इशुइंग कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज को ये कहती है इन राइटिंग में कि आज से हम अपने कंपनी के स्टॉक्स को एक्सचेंज में लिस्ट करवा रहे हैं और आज के बाद से वो स्क्रीन बेस्ड में ही ट्रेडिंग होगी। सेकेंडली, इशुइंग कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को ये भी एक प्रॉमिस करती है, अग्रीमेंट में ये भी अग्री करती है कि आने वाले दिनों में कभी भी अगर सेबी की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस या सर्कुलर अगर आते हैं, तो उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो मानेगी, इशुइंग कंपनी मानेगी। और स्टॉक एक्सचेंज से अगर टाइम टू टाइम कोई भी ऐसे बाई लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कोई भी सर्कुलर अगर कंपनी को आता है, या इन जनरल कभी भी ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आता है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, तो भी ये इशुइंग कंपनी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करेंगी। और इसके अलावा अग्रीमेंट में ये भी होता है कि इशुइंग कंपनी बोल रही है अगर आने वाले दिनों में कोई भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर बाई चांस हम लोगों ने आगे जाके कभी फॉलो नहीं किया, तो हमारे ऊपर एज ए इशुइंग कंपनी कोई भी अगर पेनल्टी लगेगी या फीस लगेगी,
कोई भी तरह का पेनल्टी देना होगा तो हम अग्री करते हैं, इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस वो देंगे। और कोई भी तरह की फीस होंगी या क्या वो ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, सभी तरह की डिटेल्स जो है वो लिस्टिंग अग्रीमेंट में मेंशन होता है। ये जनरली स्टॉक एक्सचेंज एंड इशूइंग कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट होती है। लिस्टिंग अग्रीमेंट जनरली, इन समराइज्ड वे में अगर बोलूं तो लिस्टिंग अग्रीमेंट जो है टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करते हैं ऑफ लिस्टिंग, एंड टाइम टू टाइम इशूइंग कंपनी को ऐसे कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो देने पड़ेंगे, वो सब डिटेल्स भी वो लिस्टिंग अग्रीमेंट में रहती है। व्हाट डज डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स? पहला जब हम लोगों ने पढ़ा था, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्राइमरी जो इशूइंग कंपनी होती है वो फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक्स को या सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती हैं, और उसके बाद से वो फर्दर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होती हैं फॉर जनरल पब्लिक। वेराज डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि सिक्योरिटी जो है स्टॉक एक्सचेंज से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, और आज के बाद जो है मतलब डीलिस्टिंग के बाद कंपनी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी शेयर होल्डर है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी को होल्ड कर रखे हैं, इवन इफ वो डीलिस्ट हो रखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने सिक्योरिटीज को सेल करके अपना कैश फ्री नहीं कर पाएंगे। और कॉन्सिक्वेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया था अभी कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीलिस्टिंग यही होता है कि कंपनी के सिक्योरिटी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होंगे। एक और चीज होती है, डीलिस्टिंग जो है दो तरह से हो सकती है। एक होती है वॉलंटरी डीलिस्टिंग, जहाँ पे कंपनी खुद से ही अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव करवा लेती है। और सेकंड होता है कंपल्सरी डीलिस्टिंग, जिसका मतलब ये होता है स्टॉक एक्सचेंज जो है कंपनी को डीलिस्ट कर देती है। अगर सपोज ऐसा कभी हुआ कि कंपनी के लिस्टिंग अग्रीमेंट में इशूइंग कंपनी ने जो वादा किया था कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगी, या कोई भी तरह के नोटिस सर्कुलर आएंगे उनको फॉलो करेंगी। अगर सपोज आफ्टर रिपीटेटिंग रिक्वेस्ट बाय द स्टॉक एक्सचेंज, अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है, तो एज अ पीनल मेजर, पनिशमेंट देने के पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंपनीज को डीलिस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई कंपनी अगर अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाती है, तो एवरी डे विदाउट फेल ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस कंपनी को अपनी अग्रीमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी तरह के टाइम मतलब ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस कभी भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या सर्कुलर्स भी आते हैं, तो उनको भी कंपनी को उन सभी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो एज अ पीनल मेजर उनको डीलिस्ट भी किया जा सकता है। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आज के हमारे वीडियो के टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या और अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वेरी है जो आप चाहते हैं मैं उन्हें रिजॉल्व करूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।